लड़का एक पौधे की जड़ तोड़कर उसे हल्का सा छकता है और हैरान रह जाता है कि उसका स्वाद काफी अच्छा है। फिर वह जमीन पर उगी घास को खाने की कोशिश करता है और वो भी उतनी ही स्वादिष्ट निकलती है। पूरी जंगल जैसे खाने की चीजों से बना हुआ लगता है। इसके बाद वह सावधानी से उस छोटे से द्वीप के अंदर की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक उसे एक अजीब सी हलचल और शोर सुनाई देता है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि पानी के बीचों बीच अनगिनत छोटे छोटे जीव खड़े हैं। वे भी उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेते हैं और सब एक साथ सिर उठाकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वे उस पर हमला नहीं करते। लड़का भी उन्हें नजरअंदाज करता है क्योंकि इस समय वह सिर्फ आराम से नहाना चाहता है। वह उन छोटे जीवों को भगा देता है और बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। लंबे समय बाद उसे ऐसा सुकून मिलता है कि वह पानी में तैरते हुए आराम करने लगता है। नहाने के बाद जब वह आराम करने ही वाला होता है तभी उसे दिखता है कि बाघ भी वहाँ आ गया है। वह आराम से खाना खा रहा होता है। लेकिन अजीब बात यह है कि वे छोटे जीव एक शिकारी के सामने भी भागने की कोशिश नहीं करते। लड़का यह देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। लेकिन जैसे ही रात होती है अचानक वे सारे छोटे जीव इधर उधर भागने लगते हैं। लड़का हैरान हो जाता है, यहाँ तक कि बाघ भी डरकर भागता हुआ वापस नाव पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वे सारे जीव पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। तब लड़के को समझ आता है कि वे सिर्फ सोने के लिए ऊपर जा रहे थे। लेकिन तभी उसे एक डरावनी चीज दिखाई देती है। पानी का तालाब अचानक तेज रोशनी से चमकने लगता है और उसके अंदर से कई लाशें ऊपर तैरकर आने लगती हैं। और सबसे अजीब बात ये होती है कि उन लाशों का मांस जैसे किसी चीज ने खा लिया हो, सिर्फ सफेद हड्डियां दिखाई दे रही होती हैं। लड़का समझ नहीं पाता कि ये सब क्या है। बाघ चुपचाप नाव पर बैठा रहता है, जैसे उसे भी डर लग रहा हो और वह उस द्वीप के पास नहीं जाना चाहता। दरअसल पूरा द्वीप देखने में किसी विशाल इंसान के शरीर जैसा लगता है। जिज्ञासा में आकर लड़का पेड़ से एक अजीब फूल तोड़ता है। जब वह उसे खोलता है तो उसके अंदर उसे इंसान का एक दांत मिलता है। यह देखकर वह पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे एहसास होता है कि यह जगह शायद एक नरभक्षी द्वीप है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। अगली सुबह वह नाव में भरपूर खाना भर लेता है, पेड़ों की जड़ें और सैकड़ों छोटे जीव, ताकि वह और बाघ कुछ समय तक जीवित रह सके। इसके बाद वे उस द्वीप को छोड़ देते हैं और फिर कभी किसी ने उस जगह को नहीं देखा। लड़का और बाघ फिर से अपने जीवित रहने के सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन असल में शुरुआत में नाव पर 5 जीव थे। लड़का अपने परिवार के साथ जहाज में था। तभी एक भयानक तूफान आया। वह किसी तरह एक लाइफ बोट में कूदकर बच गया और उसी समय एक झेबरा भी उसमें कूद पड़ा। फिर अचानक समुद्र से एक बाघ भी बाहर निकल आया। उसे देखकर लड़का डर के मारे पानी में कूद जाता है और किसी तरह पास की जगह पकड़कर खुद को बचाता है। कुछ समय बाद एक लकड़बग्घा भी वहाँ आ जाता है। अब एक इंसान और कई जानवर एक साथ फंस जाते हैं और उनकी जिंदगी एक खतरनाक संघर्ष में बदल जाती है। लकड़बग्घा सबसे पहले लड़के को निशाना बनाता है, लेकिन लड़के के हाथ में लकड़ी होने की वजह से वह पास नहीं आ पाता। फिर वह अपना निशाना घायल झेबरा पर लगा देता है और बेरहमी से उस पर हमला करता है। जब लड़का होश में आता है तब तक लकड़बग्घा झेबरा को बुरी तरह घायल कर चुका होता है। तभी एक ओरांगुटान बंदर ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है और लकड़बग्घे पर हमला कर देता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़बग्घा चालाकी से मरा हुआ होने का नाटक करता है। जैसे ही मौका मिलता है वह अचानक उठकर ओरांगुटान की गर्दन दबोच लेता है और उसे मार डालता है। यह देखकर लड़का गुस्से से भर जाता है, लेकिन तभी अचानक बाघ सामने आ जाता है और एक ही झटके में लकड़बग्घे को मार देता है। लड़का तुरंत एक लाइफ बॉय पानी में फेंकता है ताकि बाघ नाव पर न चढ़ सके, लेकिन नाव फिसलन भरी होती है जिससे बाघ तुरंत चढ़ नहीं पाता। इस मौके का फायदा उठाकर लड़का पानी में कूद जाता है और खुद को दूर कर लेता है। अपनी जान बचाने के लिए वह नाव बाघ को दे देता है, लेकिन समुद्र में तैरते हुए शार्क को देखकर उसे समझ आता है कि यह भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए वह मौका देखकर जब बाघ सो रहा होता है चुपके से नाव पर चढ़कर कुछ सामान निकालने की कोशिश करता है। तभी उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलती है। नाव के अंदर खाने से भरा एक बड़ा डिब्बा होता है। वह तुरंत खाना शुरू कर देता है क्योंकि यह कई दिनों बाद उसका पहला भोजन होता है। पेट भरने के बाद वह चुपके से कुछ डिब्बे अपने बनाए हुए छोटे बेड़े राफ्ट पर ले जाता है। इसी दौरान 5वां जीव एक चूहा भी सामने आ जाता है। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाघ अचानक बाहर आ जाता है। किसी तरह कपड़े में उसका पंजा फंस जाता है, लेकिन लड़का फिर भी बेवकूफी में उसके पास जाने की सोचता है। चूहा डर के मारे लड़के के ऊपर चढ़ जाता है और लड़का उसे पकड़कर बाघ की तरफ फेंक देता है ताकि वह खुद बच सके। फिर वह जल्दी से अपने बेड़े पर वापस चला जाता है। हालांकि चूहा छोटा था, लेकिन बाघ उसे पकड़ने के बाद भी शांत नहीं होता। लड़का समझ जाता है कि जैसे ही बाघ बाकी जानवरों को खा जाएगा अगला नंबर उसका ही होगा। इसलिए वह सोचता है कि यहाँ बैठे रहना मौत का इंतजार करने जैसा है। आखिरकार वह मदद के लिए एक चिट्ठी लिखता है और उसे बोतल में डालकर समुद्र में छोड़ने की तैयारी करता है। वह उस चिट्ठी को बोतल में डालकर समुद्र में फेंक देता है, इस उम्मीद में कि कोई गुजरती हुई नाव उसे देख लेगी। इसके बाद वह पहले मिली समुद्र में जीवित रहने की किताब निकालता है और उसमें दिए गए तरीकों को सीखना शुरू करता है। किस्मत से उसे उसमें यह भी मिल जाता है कि खतरनाक जानवरों के
साथ कैसे रहा जाए। उसमें लिखा होता है कि सबसे पहले अपना एक इलाका तय करो। इसके लिए वह ऐसा समय चुनता है जब समुद्र में लहरें तेज हों, ताकि नाव जोर जोर से हिले और बाघ को चक्कर आने लगे। इसी दौरान वह सीटी भी बजाता रहता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। धीरे धीरे बाघ के दिमाग में यह बैठ जाता है कि सीटी की आवाज का मतलब है चक्कर और परेशानी। जब बाघ को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है तो लड़का तुरंत नाव पर चढ़कर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है। जानवरों के नियम के अनुसार किसी जगह पर पेशाब करके उसे अपना इलाका बताया जाता है, लेकिन बाघ इस पर कोई असर नहीं लेता, बल्कि जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। किताब वाला तरीका काम नहीं करता देख लड़का अपना तरीका अपनाने का फैसला करता है। वह बाघ को पालतू बनाने की कोशिश करेगा। वह सोचता है कि चाहे बाघ 200 किलो का हो, लेकिन है तो बिल्ली जाति का ही और बिल्लियों को ट्रेन किया जा सकता है। उसे याद आता है कि बिल्लियों को मछली पसंद होती है, तो वह मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वह एक छोटी मछली तक नहीं पकड़ पाता। यह देखकर बाघ खुद ही समुद्र में कूद जाता है मछली पकड़ने के लिए। हालांकि वह तैर सकता है, लेकिन मछली पकड़ने में उतना माहिर नहीं होता। लड़का यह देखकर हंसने लगता है, लेकिन तभी बाघ अचानक उसकी तरफ तैर कर आने लगता है। डर के मारे लड़का जल्दी जल्दी रस्सी खींचकर अपनी नाव को पास लाता है और तुरंत उस पर चढ़ जाता है। फिर वह अपना बेड़ा भी ऊपर खींच लेता है ताकि बाघ उसके सहारे ऊपर न आ सके। बाघ को समझ आता है कि वह मछली पकड़ने गया था और इस बीच उसका घर ही छिन गया। लड़का एक कुल्हाड़ी उठाकर उसे मारने की सोचता है, लेकिन बाघ की बेबस हालत देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वह समझ जाता है कि इस खुले समुद्र में यही उसका एकमात्र साथी है। आखिरकार वह बाघ को वापस नाव पर आने देता है और खुद उसके साथ रहने का फैसला करता है। वह एक लकड़ी का पटरा डालता है जिससे बाघ वापस चढ़ाता है। अब दोनों को साथ मिलकर ही इस मुश्किल से निकलना होगा। दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे खाना खत्म होने लगता है। तब लड़का आखिरी बचे हुए टुकड़ों से मछली पकड़ने का जोखिम उठाता है। उसे नहीं पता कि कुछ मिलेगा या नहीं, लेकिन किस्मत उसका साथ देती है और जल्द ही एक बड़ी मछली फंस जाती है। वह पूरी ताकत लगाकर उसे खींचता है और किसी तरह पकड़ लेता है। मछली बहुत बड़ी होती है, उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। वह कुल्हाड़ी उठाकर उसे मारने जाता है, लेकिन मछली को तड़पते देख उसका दिल पसीज जाता है। फिर भी जीने के लिए उसे यह करना पड़ता है, लेकिन अगले ही पल वह मछली बाघ को दे देता है। बाघ खुशी से उसे खाने लगता है। ये लड़के का तरीका होता है उसे अपने काबू में करने का। अगले दिन वह चुपके से नाव पर जाकर और सामान ढूंढने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक मछली उड़कर उसके चेहरे पर आ गिरती है। जब वह चारों तरफ देखता है तो पाता है कि अनगिनत उड़ने वाली मछलियां उनकी ओर आ रही हैं। बाघ तुरंत उन्हें पकड़ पकड़ कर खाने लगता है। लड़का भी राहत की सांस लेता है कि अब खाने की कमी नहीं रहेगी, लेकिन तभी एक बड़ी ब्लूफिन ट्यूना मछली भी उनके बीच कूद पड़ती है। ये मछली इतनी बड़ी होती है कि कई दिनों तक खाना चल सकता है। लड़का उसे खुद के लिए रखना चाहता है और बाघ को देने से मना कर देता है। वह डंडा उठाकर बाघ को डांटता है और उसकी हिम्मत देखकर बाघ पीछे हट जाता है। अब बाघ डरने लगता है और दूर बैठकर छोटी मछलियां खाने लगता है। लड़का समझ जाता है कि अब उसे पूरी तरह काबू किया जा सकता है। वह लकड़ी से उसे खेलने के लिए उकसाता है। बाघ अपनी आदत के अनुसार उस पर ध्यान देने लगता है, लेकिन बार बार छेड़ने पर गुस्सा भी हो जाता है। तभी लड़का उसे डांटता है और फिर मछली का टुकड़ा देकर शांत करता है। बाघ खाने के लालच में धीरे धीरे झुकने लगता है और जमीन पर बैठ जाता है जैसे कोई पालतू बिल्ली हो। लड़का बार बार उसे इसी तरह ट्रेन करता है, डंडा बजाकर संकेत देना और फिर मछली देना। धीरे धीरे बाघ उसकी बात मानने लगता है। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह काबू में आ जाता है। अब लड़का सिर्फ आवाज लगाता है और बाघ शांत होकर अपनी जगह पर चला जाता है। करीब 15 दिनों में वह उसे पूरी तरह पालतू बना लेता है। अब दोनों साथ मिलकर रह रहे होते हैं, लेकिन एक नई समस्या सामने आती है, वापस जमीन पर कैसे पहुंचा जाए। एक दिन उन्हें दूर समुद्र में एक जहाज दिखाई देता है। लड़का तुरंत सिग्नल गन निकालकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से जहाज उन्हें नहीं देख पाता। वह सारे सिग्नल खत्म कर देता है, लेकिन कोई मदद नहीं आती। दिन बीतते जाते हैं और लगातार समुद्र में भटकने की वजह से वह धीरे धीरे हकीकत और सपनों के बीच फर्क होने लगता है। उसे पानी में अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं, जानवर और अपनी प्रेमिका तक। तभी एक भयानक तूफान आता है। उनकी छोटी सी नाव विशाल लहरों के बीच खिलौने की तरह उछलने लगती है। बाघ भी डर और दर्द से जूझ रहा होता है। उसे इस हालत में देखकर लड़का आसमान की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाता है, जैसे किस्मत से सवाल कर रहा हो। लेकिन किसी तरह वह और बाघ उस भयानक तूफान से बच जाते हैं। तूफान के बाद बाघ पूरी तरह थक चुका होता है, इतना कि वह बेहोश होने की हालत में पहुंच जाता है। लड़का धीरे धीरे उस पर पानी डालकर उसे होश में लाता है, फिर उसका सिर अपनी गोद में रख लेता है ताकि उसे थोड़ा आराम मिले। बाघ भी अब शांत होकर उसके सहारे लेटा रहता है। दोनों ने साथ
साथ में मौत को करीब से देखा होता है, इसलिए अब उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका होता है। धीरे धीरे लड़का भी थकान से सो जाता है। जब वह दोबारा आंख खोलता है तो खुद को फिर उसी रहस्यमयी द्वीप पर पाता है, जहां अनगिनत छोटे जीव, अजीब सा तालाब और इंसानी दांत वाले फूल मौजूद होते हैं। डर के कारण वह अगली ही सुबह वहां से खाने का सामान लेकर निकल जाता है। इसके बाद काफी समय बीत जाता है और आखिरकार एक दिन उसे जमीन दिखाई देती है। लड़का और बाघ किनारे पर पहुंच जाते हैं। बाघ जमीन पर उतरते ही सबसे पहले लंबी अंगड़ाई लेता है, जैसे लंबे सफर के बाद आजादी महसूस कर रहा हो। लड़का उम्मीद करता है कि बाघ उसकी तरफ देखेगा, शायद अलविदा कहेगा, लेकिन बाघ बिना पीछे मुड़े सीधे जंगल की तरफ चला जाता है। वह एक बार भी मुड़कर नहीं देखता। यह देखकर लड़के का दिल टूट जाता है। जिस साथी ने उसके साथ इतने कठिन पल बिताए, वह यूं ही बिना कुछ कहे चला जाता है। जब बाद में कुछ लोग उसे ढूंढकर बचाते हैं तो वह फूट फूट कर रो पड़ता है, लेकिन यह आंसू बचने की खुशी के नहीं बल्कि बाघ के बिछड़ने के दुख के होते हैं। क्योंकि वह इस हादसे का इकलौता जिंदा बचा व्यक्ति होता है, इसलिए शिपिंग कंपनी के लोग उससे जहाज डूबने की सच्चाई जानने आते हैं। जब वह उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है, बाघ, द्वीप और बाकी सब, तो वे इसे एक झूठी और काल्पनिक कहानी मानते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी द्वीप पर हजारों जीव हों और किसी को पता ही न चले। इसीलिए वे उससे कहते हैं कि वह कोई और ज्यादा हकीकत से जुड़ी कहानी बताए। मजबूर होकर लड़का एक दूसरी कहानी सुनाता है। इस कहानी में वह बताता है कि तूफान के बाद एक कुक और एक नाविक पहले से ही लाइफ बोट में थे। कुक ने उसे बचाया और थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी वहाँ पहुँच गई। नाविक कूदते समय बुरी तरह घायल हो गया था और उसका जख्म सड़ने लगा था। खाने की कमी को देखते हुए कुक ने मदद करने के बहाने उस नाविक को मार डाला और उसका मांस खाने लगा। यह देखकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह कुक को थप्पड़ मार देती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कुक उस समय कुछ नहीं करता। एक हफ्ते बाद जब लड़का एक कछुए को छोड़ देता है तो कुक उसे बुरी तरह पीटता है। अपनी बेटे को बचाने के लिए उसकी माँ कुक से लड़ने लगती है, लेकिन कुक उसे बेरहमी से मार डालता है। माँ की मौत का बदला लेने के लिए लड़का कुक को मार देता है और इस तरह वह अकेले ही जिंदा बचता है। ये दूसरी कहानी ज्यादा वास्तविक लगती है, लेकिन इसमें भी कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि जब माँ ने कुक को थप्पड़ मारा तो उसने पलटकर हमला क्यों नहीं किया। दरअसल यह दूसरी कहानी भी पूरी सच्चाई नहीं होती। असली सच्चाई इससे भी ज्यादा अंधेरी और डरावनी होती है। फिल्म में एक बात जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वह है लड़के का पिता। बचपन में उसे पोलियो हुआ था, जिससे उसकी एक टांग कमजोर थी। असल में लाइफ बोट पर लड़के का पूरा परिवार था। जो झेबरा दिखाया गया था वह असल में उसका पिता था, जिसकी टूटी हुई टांग में संक्रमण हो गया था। उसका भाई उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन सही इलाज न मिलने की वजह से पिता की मौत हो जाती है। भूख से मजबूर होकर उसका भाई पिता का मांस खाने की बात करता है, लेकिन माँ इसके खिलाफ होती है। दोनों के बीच झगड़ा होता है और भूख और पागलपन में भाई अपनी ही माँ को मार देता है। बाद में पछतावे में वह खुद को लड़के के हाथों मरने देता है। इस तरह लड़का उन सबके मांस के सहारे जिंदा रहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बचपन से ही तेज याददाश्त वाला लड़का बाद में जब अपनी प्रेमिका के बारे में पूछा जाता है तो वह कहता है कि उसे उससे बिछड़ने की कोई याद नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक हो सकता है, उसकी प्रेमिका भी उसी नाव पर थी जो चूहा बाघ ने खाया था, और वह रहस्यमयी द्वीप असल में वे उसकी प्रेमिका के प्रतीक थे। लोग अक्सर सच्चाई से बचना चाहते हैं क्योंकि वह बहुत कड़वी होती है, इसलिए ज्यादातर लोग पहली काल्पनिक कहानी को ही सच मानना पसंद करते हैं। लेकिन आखिर में यही कहा जा सकता है कि इंसान के अंदर की शांति उसकी अच्छाई से आती है और जीने की ताकत उन अंधेरे अनुभवों से जिनसे वह गुजरता है।